लेडी मार्गरेट एक 32 साल की अंग्रेजन जो यॉर्कशायर के एक छोटे से गांव व्हाइटवुड में रहती है। मार्गरेट एक विधवा है जिसका पति लॉर्ड रिचर्ड 3 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। वह एक पुराने मैनर हाउस में अकेली रहती है जिसके चारों ओर घना जंगल और कोहरा छाया रहता है। मार्गरेट खूबसूरत है, लंबे काले बाल, हरी आंखें और हमेशा गहरे रंग का गाउन पहनती है। गांव वाले उसे रात की रानी कहते हैं क्योंकि वह रात में अक्सर जंगल में टहलती दिखती है। एक सर्द रात मार्गरेट अपने मैनर के पुस्तकालय में बैठी है। लकड़ी की मेज पर एक मोमबत्ती जल रही है और हवा से खिड़कियां खटखटा रही हैं। वह एक पुरानी डायरी पढ़ रही है जो उसके पति की थी। डायरी में लिखा है, व्हाइटवुड के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां रात की रानी का अभिशाप बसता है। जो उसे जगाएगा वह उसकी शक्ति का हिस्सा बनेगा। मार्गरेट को यह कहानी अजीब लगती है लेकिन वह हंसकर टाल देती है। बाहर हवा की सनसनाहट तेज हो जाती है और मोमबत्ती की लौ टिमटिमाती है। अचानक उसे लगता है कोई खिड़की के पास खड़ा है। वह बाहर देखती है। कोहरे में एक साया है जो उसकी तरह दिखता है। डर कर वह खिड़की बंद करती है लेकिन कमरे में ठंड बढ़ जाती है। वह फायरप्लेस के पास बैठती है, डायरी को सीने से लगाती है और धीरे धीरे नींद की आगोश में चली जाती है। सपने में उसे जंगल में एक काली मूर्ति दिखती है जिसकी आंखें चमक रही हैं। अगली सुबह मार्गरेट उठती है। कमरा ठंडा है और फायरप्लेस की आग बुझ चुकी है। वह डायरी को फिर खोलती है और पढ़ती है कि रिचर्ड ने मंदिर की खोज की थी लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। मार्गरेट का मन बेचैन है। वह गांव के पुजारी फादर थॉमस से मिलने जाती है। रास्ते में गांव की तंग गलियां खाली हैं और कोहरा इतना घना है कि कुछ दिखता नहीं। गांव वाले उसे देखकर फुसफुसाते हैं जैसे कोई रहस्य छिपा हो। फादर थॉमस बताते हैं, व्हाइटवुड के जंगल में एक मंदिर है जो रात की रानी का है। एक प्राचीन आत्मा जो हर 100 साल में जागती है। वह उन लोगों को बुलाती है जिनका दिल दुख से भरा हो। मार्गरेट पूछती है, क्या यह सच है? फादर जवाब देते हैं, सच या कहानी, लेकिन जो मंदिर गया वह लौटा नहीं। मार्गरेट घर लौटती है लेकिन रास्ते में उसे जंगल से एक आवाज सुनाई देती है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वह रुकती है, जंगल की ओर देखती है। पेड़ों के बीच एक साया हिलता है जो उसका गाउन पहने दिखता है। डर कर वह तेजी से घर पहुंचती है। रात में वह डायरी पढ़ती है। रात की रानी को रोकने का एकमात्र तरीका है उसका नाम उल्टा पढ़ना। मंदिर के सामने बाहर हवा और तेज हो जाती है। वह बिस्तर पर लेटती है लेकिन नींद नहीं आती। अचानक खिड़की खुल जाती है और ठंडी हवा कमरे में घुस आती है। वह उठकर खिड़की बंद करती है लेकिन बाहर साए को फिर देखती है। इस बार वह मुस्कुरा रहा है। अगले दिन मार्गरेट का मन बेचैन है। वह अपने पति की खोज और अभिशाप की सच्चाई जानना चाहती है। वह अपनी पुरानी दोस्त एनाबेल को पत्र लिखती है जो एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ है और गांव के बाहर रहती है। एनाबेल जवाब देती है, मैं तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी, लेकिन सावधान, रात की रानी की शक्ति रात में सबसे ज्यादा होती है। दोनों दिन में मिलती हैं। एनाबेल एक छोटा सा ताबीज देती है जिसमें जड़ी बूटियां भरी हैं और कहती है, इसे पहनो, यह तुम्हें बचाएगा दोपहर में। मार्गरेट और एनाबेल जंगल की ओर निकलती हैं। जंगल घना है और पेड़ों की छाया में अंधेरा सा लगता है। पंछियों की आवाजें बंद हो जाती हैं। वे एक पुराने पत्थर के रास्ते पर चलते हैं जो मंदिर की ओर जाता है। रास्ते में मार्गरेट को लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। वह मुड़कर देखती है। उसका साया जमीन पर है लेकिन उसकी आंखें चमक रही हैं। एनाबेल कहती है, ध्यान मत दो, ये उसकी चाल है। आखिरकार वे मंदिर पहुंचते हैं। यह एक पुराना टूटा फूटा ढांचा है जिसके बीच में एक काली मूर्ति है, एक औरत की जिसके हाथ में एक दर्पण है। मूर्ति की आंखें पत्थर की हैं लेकिन उनमें चमक है। मार्गरेट डायरी में लिखा मंत्र उल्टा पढ़ने की कोशिश करती है, रेजिना नॉक्टिस लिब्रामी, लेकिन जैसे ही वह बोलती है हवा रुक जाती है और मूर्ति की आंखें और चमकने लगती हैं। एनाबेल चिल्लाती है, मार्गरेट पीछे। मार्गरेट मुड़ती है। उसका साया अब उसके सामने खड़ा है और उसकी आंखों में आग है। साया बोलता है, तूने मुझे जगाया, अब तू मेरी जगह लेगी। मार्गरेट डर कर पीछे हटती है और एनाबेल ताबीज को मूर्ति पर फेंकती है। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और साया गायब हो जाता है। दोनों भागकर गांव लौटती हैं। रात में मार्गरेट बिस्तर पर लेटती है
लेकिन उसे लगता है मूर्ति की आंखें अभी भी उसे देख रही हैं। नींद आती है और सपने में वह फिर जंगल में है। अगली रात पूर्णिमा है। मार्गरेट और एनाबेल फिर मंदिर जाने का फैसला करती हैं। फादर थॉमस भी उनके साथ जाते हैं, एक पुराना क्रॉस और पवित्र जल लेकर। जंगल में हवा अब और ठंडी है। मंदिर पहुंचते ही वे देखते हैं कि मूर्ति अब और चमक रही है। मार्गरेट मंत्र को फिर उल्टा पढ़ती है, इस बार पूरे विश्वास के साथ। फादर थॉमस पवित्र जल छिड़कते हैं और एनाबेल ताबीज को मूर्ति के सामने जलाती है। अचानक मंदिर हिलने लगता है। साया फिर प्रकट होता है, लेकिन इस बार वह कमजोर है। वह चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो। मार्गरेट डटकर कहती है, तू मेरे पति को लौटा। साये की आंखों में दर्द दिखता है और वह धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो जाता है। मंदिर शांत हो जाता है। मूर्ति की आंखें अब पत्थर की तरह मृत हैं। तभी मंदिर के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुलता है और वहां रिचर्ड खड़ा है, कमजोर लेकिन जीवित। वह बताता है कि साये ने उसे कैद किया था। तीनों गांव लौटते हैं। मार्गरेट और रिचर्ड फिर से एक साथ हैं और मैनर में गर्माहट लौट आती है। रात में मार्गरेट बिस्तर पर लेटती है, रिचर्ड का हाथ थामे। बाहर हवा अब शांत है और चांद की रोशनी खिड़की से आ रही है। वह मुस्कुराती है और नींद की गहराई में डूब जाती है। बहुत बहुत पुरानी बात है, जब रोम शहर अभी भी पत्थरों और ईंटों का एक विशाल जाल था। सूरज ढलते ही शहर की सड़कें खाली हो जाती। रोमन साम्राज्य, जो स्पेन के किनारों से लेकर मिस्र के रेगिस्तानों तक फैला हुआ था, वहां हर शाम एक जैसी ही बीतती। कोई नया साहसिक नहीं, कोई युद्ध की गर्जना नहीं, बस वही पुरानी लय। जैसे कोई घड़ी का धीमा टिक टिक। सम्राट ऑगस्टस, जिनके सिक्कों पर उनका चेहरा उकेरा जाता था, वो चेहरा जो कभी युवा था, अब थका हुआ लगता। राजमहल के एक कोने में बैठे रहते। महल के फर्श पर संगमरमर चमकता, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं। वे टैक्स के रजिस्टर पलटते। इस साल गेहूं का टैक्स बढ़ेगा, वे मंत्रियों से कहते। मंत्री सिर हिलाते, हाँ सम्राट, जैसा आप कहें। फिर वे सेना के पत्र लिखते, सिपाहियों को कहो सीमाओं पर पहरा दें। कोई हमला नहीं आएगा, लेकिन पहरा तो देना ही पड़ेगा। पत्र खत्म होते, मोम की मुहर लगती और सब कुछ वैसा ही रह जाता। ऑगस्टस सोचते, कल फिर वही। यही तो रोम है, स्थिर, अटल, बोरिंग। शहर के बीचों बीच कोलोसियम खड़ा था, वो विशाल अखाड़ा जहां कभी हजारों लोग चिल्लाते थे। शेरों की दहाड़, तलवारों की टकराहट और खून की गंध। लेकिन अब रात होते ही उसके द्वार बंद हो जाते। हवा धीरे धीरे अंदर घुसती, पुरानी सीटों पर धूल उड़ाती। कोई चूहा दौड़ता, कोई उल्लू बोलेता। बाहर टाइबर नदी बहती रहती, काली, शांत, जैसे कोई पुरानी किताब के शब्द जो कभी पढ़े न जाए। नदी के किनारे मछुआरे अपनी जाल समेटते। आज भी वही मछलियां, वे बुदबुदाते, कल फिर यही। अब बात करते हैं मार्कस की, एक साधारण किसान की। मार्कस का खेत रोम के बाहर था, जहां मिट्टी काली और भारी थी। सुबह उठते ही वह बैल को हाँकता। बैल का नाम था लुका, बूढ़ा, धीमा लेकिन वफादार। चल लुका, बीज बोने हैं, मार्कस कहता। वे खेत में घूमते, बीज फेंकते। धूप सिर पर चढ़ती, पसीना टपकता, लेकिन कोई उत्साह नहीं। दोपहर में ब्रेड और जैतून का तेल खाते। शाम को लौटते, घर पहुंचते। पत्नी क्लारा चूल्हे पर सूप पकाती। आज क्या हुआ, मार्कस पूछता। वही जो कल, क्लारा जवाब देती। बच्चे, 2 लड़के, एक लड़की, खेलते लेकिन थक जाते। पापा, कोई कहानी सुनाओ, वे कहते। मार्कस मुस्कुराता। रोम की कहानी, वो तो बोरिंग है। सम्राट ने कहा, टैक्स बढ़ेगा। बस। बच्चे सो जाते। सपनों में भी वही खेत, वही नदी, रोम की सड़कें जो सीधी और चौड़ी थीं, रात में सूनी हो जाती। कभी कभी कोई सिपाही गश्त लगाता। उसका कवच चमकता, लेकिन कदम धीमे। कुछ नहीं बदलेगा, वह सोचता। मंदिरों में पुजारी दिए जलाते। देवता जुपिटर की मूर्ति देखती रहती, सोने की, चमचमाती लेकिन गूंगी। प्रार्थना करो समृद्धि के लिए, पुजारी कहते। लोग सिर झुकाते, लेकिन मन में सोचते, समृद्धि तो है ही, बस नीरस। एक रात मार्कस घर लौटा। हवा ठंडी थी, चांद बादलों में छुपा। क्लारा ने सूप परोसा, गेहूं का, साधारण। वे खाते, बातें करते। सम्राट का नया कानून आया, मार्कस बोला, अब खेतों पर ज्यादा टैक्स। क्लारा सिर हिलाई। तो क्या, कल फिर बोएंगे। बच्चे सो चुके थे। बाहर कुत्ता भौंकता,
लेकिन जल्दी चुप हो जाता। मार्कस चारपाई पर लेटा, छत की दरारें गिनता। 1 2 3 100 तक पहुंचा, नींद न आई। फिर सोचा रोम की दीवारों के बारे में। वो दीवारें जो आक्रमणकारियों से बचाती, लेकिन अंदर की नीरसता से नहीं। सुबह हुई, सूरज उगा, वैसा ही पीला। मार्कस उठा, लूका को हाँका। खेत में फिर बीज बोए, दोपहर में आराम किया, शाम को लौटा। यही चक्र, यही लय। रोमन साम्राज्य में साल बीतते, सम्राट बदलते। ऑगस्टस के बाद टिबेरियस, फिर कैलिगुला, लेकिन कहानी वही। सिक्के ढलते, सड़कें बनती, नदियां बहती। कोई विद्रोह नहीं, कोई क्रांति नहीं, बस शांतिपूर्ण नीरसता। एक दिन मार्कस बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद, पीठ झुकी। लुका मर चुका था। नया बैल लाया। बच्चे बड़े होकर शहर चले गए। एक सिपाही बना, एक व्यापारी। लेकिन वे भी लौटते कहते, रोम वैसा ही है पापा, बोरिंग। मार्कस मुस्कुराता, यही तो हमारी ताकत है। रातें लंबी होती गईं। वह याद करता बचपन की शामें, नदी की लहरें, कोलोसियम की छाया, सब वैसा ही। और फिर एक रात जब चांद पूरा था, मार्कस सो गया हमेशा के लिए। क्लारा रोई, लेकिन धीरे। बच्चे आए, दफनाया। साम्राज्य चला, टैक्स वसूले, सड़कें बनी। टाइबर बहती रही, कोलोसियम खड़ा रहा। रोम सोता रहा, जागता रहा, लेकिन कभी नहीं बदला। यही उसकी कहानी। और अब जैसे रोम की वो लंबी रात धीरे धीरे समाप्त हो रही हो, टाइबर की लहरें थम रही हों और कोलोसियम की छाया धुंधली पड़ रही हो, हम धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, एक नई शाम की ओर बढ़ते हैं। वो शाम जहां रेत के टीले अनंत हैं और नील नदी वैसी ही बहती रहती है जैसे सदियों से। रोम पीछे छूट गया, लेकिन नीरसता वही, बस परिवेश बदला। अब सुनो, प्राचीन मिस्र की एक ऐसी कथा, बहुत पुरानी बात है। जब मिस्र में फराओ रामेसेस द्वितीय का शासन था, वो फराओ जिसके स्मारक आज भी खड़े हैं, लेकिन तब वे सिर्फ पत्थर के ढेर थे, बिना किसी रहस्य के। नील नदी हर साल बांट लाती, मिट्टी को उपजाऊ बनाती, और फिर सब वैसा ही हो जाता। किसान उत्साहित न होते, क्योंकि हर साल यही होता, बाढ़, बोना, कटाई, आराम। कोई आश्चर्य नहीं, कोई बदलाव नहीं। कल फिर वही। वे बुदबुदाते। फराओ का महल थेब्स में था, जहां संगमरमर के स्तंभ सोने से चमकते। रामेसेस सिंहासन पर बैठे रहते, सलाहकारों को सुनते। इस साल पिरामिड पर और पत्थर लगवाओ, वे कहते। सलाहकार सिर झुकाते, हाँ महाराज, जैसा आप कहें। मजदूर सुबह उठते, नदी पार करते, पत्थर ढोते। एक मजदूर, नाम था अमीन, अपना हथौड़ा उठाता। आज 10 पत्थर, कल 10, वह सोचता। पसीना बहता, धूप जलाती, लेकिन कोई शिकायत नहीं। शाम को लौटते, ब्रेड और प्याज खाते। पत्नी नेत्र चूल्हे पर आटा गूंदती। आज क्या हुआ, अमीन पूछता। वही जो कल, नेत्र जवाब देती। बच्चे, 2 बेटियां, 1 बेटा। नदी किनारे खेलते, लेकिन थक कर सो जाते। सपनों में भी वही पिरामिड, वही रेत। नील नदी धीरे धीरे बहती, उसके किनारे खजूर के पेड़ झुकते, फल लटकाते। मछुआरे जाल डालते। आज 3 मछलियां, वे गिनते। कल शायद 4। लेकिन मन में कोई लहर नहीं। शहर में बाजार लगते, मसाले, कपड़े, सिरेमिक बर्तन। व्यापारी चिल्लाते नहीं, बस कीमतें बताते। ये मिट्टी का घड़ा 10 दाने का। खरीदार सिर हिलाते, ठीक है। कोई सौदा पट्टी नहीं, कोई उत्साह नहीं। पुजारी मंदिरों में जाते, आइसिस देवी को दूध चढ़ाते। फसल अच्छी हो, वे प्रार्थना करते। देवी की मूर्ति देखती रहती, पत्थर की, स्थिर। फसल तो अच्छी ही होगी, पुजारी सोचते, हर साल वैसी ही। अब अमीन की जिंदगी देखो। सुबह उठना, नदी पार करना, पत्थर उठाना। दोपहर में आराम, छाया में बैठकर पानी पीना। शाम को लौटना, परिवार से मिलना। रात को लेटना, छत की दरारें गिनना। 1 2 100 तक। नींद न आए तो नदी की आवाज सुनना, सरसराहट, जैसे कोई पुरानी किताब पलट रही हो। अमीन सोचता, फराओ अमर हो जाएंगे पिरामिड में, हम बस धूल में मिल जाएंगे। लेकिन कल फिर वही। साल बीतते, बाढ़ आती, जाती। फराओ बूढ़े होते, नए आते। रामेसेस के बाद कोई और, लेकिन कानून वही। टैक्स दो, काम करो। मजदूर बदलते, लेकिन चक्र नहीं। एक दिन अमीन बीमार पड़ा। बुखार आया, लेकिन दवा वैसी ही।
जड़ी बूटियां नेत्र देखभाल करती। आराम करो, वह कहती। अमीन मुस्कुराता। आराम तो हर शाम है। बच्चे बड़े हुए, बेटा मजदूर बना, बेटियां शादी कर लीं। वे लौटते कहते, नील वैसी ही है पापा। बोरिंग। अमीन हंसता। यही तो हमारा जीवन है, नदी जैसा बहता, लेकिन कभी ना रुकना। एक रात जब चांद नील पर चमक रहा था, अमीन सो गया, हमेशा के लिए। नेत्र रोई धीरे से। बेटा पिरामिड पर काम करने लगा। नदी बहती रही, पिरामिड ऊंचे होते। मिस्र सोता जागता बिना किसी हलचल के। पराव मरते, नए आते। रेत उड़ती, लेकिन कहानी वही।